एक जब पनामा लीक्स आए तो तकरीबन 400, सवा 400 या 450 लोगों को एफबीआर ने लेटर्स लिखे। आप भी बेशक थोड़े अरसे के लिए गए एफबीआर में, लेकिन उसका कोई फॉलो अप नजर नहीं आया। और कहना ये होता है कि जी ये क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम है, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो कुछ आप हमें बता सकते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने ये सेल बनाया है जिसमें एफबीआर भी है, एफआईए भी है, नैब भी है, एसईसीपी भी है, ये कुछ कर सकेंगे या कोई लेवल है कि स्टेज ए पे ये कर सकते हैं, स्टेज बी पे ये कर सकते हैं, स्टेज सी पे, वेदर दिस वुड बी डिस्क्लोज्ड और नॉट? देखिए जमीर अदल साहब, मसला मैं आपको बताता हूं। ये जो फाइनेंशियल सेक्टर की जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है प्राइस वाटरहाउस कूपर्स। सही। उसकी पाकिस्तान का जो पार्ट है उसका नाम है एएफ फर्गूसन एंड कंपनी। बिल्कुल सही। मैं उसका 6 साल तक सीनियर पार्टनर रहा हूं। बिल्कुल सही। ये मुझे इस काम को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता कि ये क्या चीज है। जब पनामा लीक आई थी तो पनामा लीक के बाद साकिब निसार साहब ने एक सो मोटर नोटिस लिया था, अगर आपको याद हो जी। और उस सो मोटर नोटिस के अंदर उन्होंने मुझे और महमूद बांडीवाला साहब को एमएकएस क्यूरी बनाया था कोर्ट के असिस्टेंस के लिए। बिल्कुल। और मैंने वहां खड़े होकर ये बात की थी कि आप ना कोई एक पैसा वापस ला सकते हैं, ना इसकी कोई रिकवरी होगी, और मेरे हिसाब से अगर 100 रुपए बाहर गए हैं तो इसमें से 95 रुपए लीगल तरीके से गए हैं जो आपका फॉरेन एक्सचेंज मैकेनिज्म था। ये मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के ओपन कोर्ट में हुई थी, मियां साकिब निसार की कोर्ट में। और आपने देख लिया कि उसके बाद क्या हुआ। और अगर आप पनामा की प्रोसीडिंग को पूरा एनालाइज करें, और पूरी जो पनामा की प्रोसीडिंग हुई, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ हुई, इमरान खान के खिलाफ हुई, जहांगीर तरीन के खिलाफ हुई, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्यार वली साहब। इमरान खान की नियाजी होल्डिंग के नाम से एक ऑफशोर कंपनी थी जो उनके फ्लैट को ओन करती थी, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, फैक्ट है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ऑफशोर कंपनी रखना पाकिस्तान के कानून में जायज है और फॉरेन एक्सचेंज को पाकिस्तान से बाहर भिजवाना जायज है, उसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। कोई लिमिट नहीं है उस पे, कोई इलीगलिटी नहीं है, कोई इलीगलिटी नहीं है। लिमिट मैं एक ऑफशोर कि इतना पैसा जा सकता है नहीं, कोई रिक्वायरमेंट। 1992 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज की जो पैसे, फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो पैसे हैं, उसको आप जितने मर्जी पैसे बाहर भेज सकते हैं। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं, आप करेंसी एक्सचेंज में जाके डॉलर बाय करें, उसको जाके अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा कराएं और उसको बाहर भेज दें। कोई नहीं पूछेगा कि आपने ये पैसे कहां भेजे हैं। अगर आप मुझसे पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि अभी जो आपको नजर आ रहा है, ये पनामा लीक और पेंडोरा लीक और ये जो पैराडाइज लीक, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आप दुबई का अकामा खोल दें, फिर आप देखिएगा कि पाकिस्तान में क्या निकलता है। अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है, क्योंकि ये मेरी फील्ड है, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो आपने अभी कुछ देखा ही नहीं है। ये आप समझे कि अभी आपने 700 आदमी आ गए, कुछ 300-400 कंपनियां हैं। आप दुबई की अकामा की डिटेल ले लें या कैनेडियन नेशनलिटी जिन लोगों ने ली है उनकी डिटेल ले लें, फिर आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तानियों के ऑफशोर अकाउंट कितने हैं, कितने पैसे हैं, कैसे गए हैं, कहां से गए हैं। तो ये तो अभी हम बिल्कुल अभी है ना, अभी समझ लें अभी हम 2020 खेल रहे हैं, अभी तो टेस्ट मैच शुरू हुआ है। अच्छा, ठीक है ना जी। अच्छा, आप सुन, मेरी बात सुने जी। जब मियां नवाज शरीफ का ये केस आया था तो मैंने मियां नवाज शरीफ को ऑफिशियल मशवरा दिया था और ये रिकॉर्डेड है टीवी पर। मैंने उन्हें ये कहा था और आज भी मैं एक रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ एक कारोबारी फैमिली के आदमी है। सही। अब उनका जो प्रॉब्लम आया है और जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम उनके साथ भी आया है, ये प्रॉब्लम जरदारी साहब के साथ भी है, ये प्रॉब्लम मुनीस इलाही के साथ भी है, ये प्रॉब्लम अलीम खान के साथ भी है, ये प्रॉब्लम वाडा के साथ भी है कि ये जो कारोबारी हजरात, इनके कारोबार हैं, बड़े कारोबार हैं। अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि कारोबार की मनी और अगर सो कॉल्ड करप्शन मनी है, इसको अलग अलग आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। ठीक है ना जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि मियां नवाज शरीफ की जो वेल्थ है उससे एवनफील्ड अपार्टमेंट खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर प्रॉब्लम जो आ जाती है पॉलिटिकल लोगों के साथ वो ये आ जाती है कि आप पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करते हैं, पब्लिक ऑफिस, तो आप अगर कारोबारी भी साथ में हैं तो फिर आपका कौन सा पैसा कारोबार का है और कौन सा पैसा बाहर का है। अच्छा, मैं अब इसमें एक स्टेज आगे चलता हूं। देखिए, मियां नवाज शरीफ भी, अलीम खान भी, फैसल वाडा भी, मुनीस इलाही भी, पाकिस्तान में चार पांच कारोबार हैं जो कि कैश पर होते हैं।
उनमें पहला कारोबार है प्रॉपर्टी, सही, दूसरा कारोबार है स्टील रीरोलिंग, तीसरा कारोबार है शुगर, चौथा कारोबार है पोल्ट्री। ये चारों कारोबार बुराई में नहीं, पाकिस्तान के कल्चर में ये चारों कारोबार कैश में चलते हैं। इसमें सारा जो सेल है वो सब कैश में होती है। तो मैं आपको आज यकीन से कह सकता हूं कि कोई भी पॉलिटिशियन जो कि इन चारों कारोबार में इन्वॉल्व है और आप उसको ये कहें कि तुम मनी ट्रेल बना दो, मैं तो वो नहीं दे सकेंगे। चले, मुझे मुख्तियार वली साहब, पंडोरा लीक्स हो, चेयरमैन नैब की नौकरी में मतलब एक्सटेंशन हो ना हो, ये मसला है आवाम का इस वक्त। देखिए जमीर भाई, पेंडोरा लीक्स, पनामा पेपर्स, चेयरमैन नैब, जावेद इकबाल की एक्सटेंशन हो ना हो, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी कौम के पास इस वक्त खाने को रोटी नहीं है। लोग इस वक्त बेरोजगार हैं। चौकों में मजदूर जो है वो सुबह आता है मजदूरी के लिए, दोपहर को बगैर मजदूरी करके वो बेरोजगार घर जाता है। दाल सब्जी ये पब्लिक की रीच से निकल गई है और रोटी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। हालांकि इमरान खान कहा करते थे, इन्होंने तो लोगों को अपने साथ मिलाया ही इस नारे पे था कि जब आएगा इमरान तो सस्ती होगी रोटी और महंगी होगी जान। तो आज आप देख लें कि रोटी जो है वो 5 रुपए से 20 रुपए पे पहुंच चुकी है। 600-700 रुपए का आटे का थैला होता था, वो आजकल 1600-1700 में मिलता है। घी का 1 किलो 350 रुपए का है। शब्बर भाई, आप तो ज्यादा समझते हैं इकोनॉमी को मुझसे। आप देखें कि आजकल जो दालों का रेट है वो कहां पे पहुंच गया है। बिजली का 1 यूनिट, जो बंदा घर में सिर्फ पंखा बल्ब चलाता है, जिसके घर में लग्जरीज नहीं है, कोई एसीज वगैरह नहीं लगी हुई, वो लोग जो पंखा और बल्ब चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए बिजली का 1 यूनिट 27 रुपए का है। और उनके घर में जब आप भेजते हैं 10,000 का बिल, तो वो बिल्कुल पकड़ के, और अगर तनख्वाही 25,000 है मिनिमम पे भी, तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे पास बिल्कुल शब्बर ज़ैदी साहब, एग्जैजरेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको वाकई में बता दूं कि कफन का कपड़ा भी महंगा हो गया। वेरी राइट। शब्बर ज़ैदी साहब, ये जो बात हुई सारी, आपने भी कहा कि मसाइल इस वक्त क्या हैं, मतलब कौम का सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त, उसको अरेस्ट कैसे किया जा सकता है, महंगाई का। मैं इख्तियार वली साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि पाकिस्तान की मईशत के बुनियादी मसाइल जो हैं, जिसमें हम लोगों को एम्पावरमेंट करें, वो हम हल नहीं कर सके। मैं बिल्कुल ओपनली ये बात कह रहा हूं। और इस वक्त पाकिस्तान के जो आम आदमी है उसको सीरियस अंडर प्रेशर है। और उसको मैं थोड़ा सा और डिवाइड करता हूं, जो लोग शहरी इलाकों में रहते हैं वो ज्यादा सफर कर रहे हैं, क्योंकि वो जो देहाती इलाके वाले लोग हैं वो फिर भी उनकी अपनी जो खुद ही उगा लेते हैं, उनका अपना है। मगर जो शहरी इलाके हैं वो तकरीबन पाकिस्तान के इस वक्त 60% है। और शहरी इलाकों के जो लोग हैं जो वो सीरियस प्रेशर में हैं, क्योंकि वो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कमेंसरेट नहीं हो सकी है। और मैं आज बिल्कुल ओपनली ये कहने को तैयार हूं कि पाकिस्तान की मईशत के बुनियादी मसाइल, बुनियादी जो बड़े बड़े मसाइल हैं, वो अभी तक, उसमें एक एनर्जी है, उसमें एक प्राइसेस है, उसमें आपके जो और टैक्सेशन है, हम उसके अंदर कोई मानी खेज पेशरफ्त नहीं कर सके हैं। इसमें मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है, मैं इससे एग्री करता हूँ। मतलब मुझे इस बात पे कोई दो राय नहीं है। और इसको मैं आखिरी बात अगर ये कहता हूँ सैयद वली साहब से, कि इसका इलाज एक हुकूमत के पास नहीं है। ये पाकिस्तान के तमाम लोगों को, अपोजिशन प्लस गवर्नमेंट को मिलकर करना पड़ेगा और आपको इसका इलाज निकालना पड़ेगा। लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि असेंबलियां क्या पास कर रही हैं, क्या बिल आ रहा है, कौन सा बिल जा रहा है, नैब का चेयरमैन कौन है, पेंडोरा बॉक्स कौन है। उनके बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे। तो मेरी दरखास्त तो तमाम पार्टियों से, अक्रॉस द डिवाइड, तमाम सियासी जमातों को, और ये इसका बिल्कुल